Hello friends and welcome to our channel Education with Fun, and today we are going to continue with the chapter number 3, that is study of acids, bases and salts. तो पिछले वीडियो में हमने आपका यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ख़त्म किया था। तो आज हम आपका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेसिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला मेथड देखते हैं। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, it is also known as synthesis method. Okay, on heating metals from potassium to mercury in the activity series react with oxygen to form their respective oxides. All the metallic oxides obtained are bases. ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या बताया गया कि जो भी मेटल को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो उससे जो ऑक्साइड बनेगा वो क्या होगा, हमारा बेस होगा। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बताया गया कि जो भी मेटलिक ऑक्साइड होता है वो सब बेस होते हैं। दैट इज़ ऑल द मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसेस। एग्जाम्पल देख लो, 2Ca plus O2 it gives 2CaO, 2Zn plus O2 it will give 2ZnO, 4Fe plus 3O2 it will give 2Fe2O3. Okay, so learn all the equations with balancing because this chapter contains important balanced equation which will come in your exam surely. Next method is action of water on soluble metal oxides and active metals. Basic oxides and active metals dissolve in water to give alkali. Okay, so सेकेंड मेथड क्या है हमारा, डैट वाटर को जब हम मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, या फिर एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा जो कि हमारा एल्कली होता है। एल्कली क्या है हमारा, मतलब बेस जैसा ही होता है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर इट विल गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड, एक्टिव मेटल प्लस वाटर इट विल गिव मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ओके, सो एग्जांपल देख लो, Na2O दैट इज एन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर इज H2O इट विल गिव N2NaO दैट इज मेटल हाइड्रोक्साइड। फिर K2O प्लस H2O विल गिव 2KO दैट इज मेटल हाइड्रोक्साइड। एंड एक्टिव मेटल दैट इज CO प्लस active metal that is Ca that is calcium plus water 2H2 it will give metal hydroxide CaOH2 plus hydrogen gas that is H2. ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेथड हमारा एक्शन ऑफ स्टीम ऑन लेस रिएक्टिव मेटल्स। लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द स्टीम विद द फॉर्मेशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड। मेटल प्लस स्टीम इट विल गिव मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सो जब मेटल को आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे, वाटर मतलब वही स्टीम, ठीक है, तो क्या फॉर्म करेगा, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। एग्जांपल देख लो, Mg प्लस H2O इट विल गिव MgO दैट इज मेटल ऑक्साइड प्लस H2 दैट इज हाइड्रोजन गैस। Zn प्लस H2 इट विल गिव ZnO दैट इज मेटल ऑक्साइड प्लस H2 दैट इज हाइड्रोजन गैस। 3Fe प्लस 4H2 इट विल गिव Fe3O4 प्लस 4H2। ओके, सो नेक्स्ट मेथड इज आर action of water on ammonia. Ammonia gas rapidly dissolves in water to form ammonium hydroxide which is a weak base. Okay, so जब ammonia that is NH3 plus water that is H2O अब रिएक्ट करोगे तो क्या फॉर्म होगा हमारा, ammonium hydroxide which is NH4OH। और NH4OH ammonium hydroxide में क्या है, एक weak base। Okay, next method is precipitation of metal hydroxide. All hydroxide except KOH, NaOH and NH4OH are insoluble in water. Okay, hence they can be precipitated out by adding NaOH or KOH to soluble salt of metals. So salt solution plus alkali it will give insoluble hydroxide plus salt. ठीक है, तो जब आप एक सॉल्ट को और एल्कली को रिएक्ट करवाओगे तो आपका क्या बनेगा, एक इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बनेगा और एक सॉल्ट फॉर्म होगा। ओके, एग्जांपल देख लो, सॉल्ट सॉल्यूशन कब का, AlCl3 दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस एल्कली NaOH इट विल गिव insoluble hydroxide AlOH3 plus salt that is NaCl. Okay, फिर नेक्स्ट ZnSO4 plus 2NaOH it will give ZnOH2 plus Na2SO4. Okay, next method is by heating carbonates of metals. On strongly heating carbonates of metals from calcium to copper in the activity series decomposes to form the respective metallic oxide with the liberation of carbon dioxide gas. ठीक है, तो जब आप मेटल कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या फॉर्म करेगा, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लो, CuCO3 ऑन हीटिंग इट विल गिव CuO प्लस CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड CaCO3 इट विल गिव CaO प्लस CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेसिस इज दैट बाय हीटिंग नाइट्रेट्स ऑफ मेटल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कीजिएगा, जैसे भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। On heating, strongly heating nitrates of metals from calcium to copper in the activity series decompose to form their respective metallic oxides and nitrogen dioxide gas. Okay, जब आप एक मेटल नाइट्रेट को हीट करोगे तो क्या फॉर्म करेगा, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा
प्लस वो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करेगा, प्लस वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी इवॉल्व करेगा। ओके, तो एग्जांपल देख लो, 2 PbNO3 होल 2 ऑन हीटिंग विल गिव मेटल ऑक्साइड दैट इज 2 PbO प्लस ऑक्सीजन गैस दैट इज O2 प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट इज 4NO2। देन CuNO3 होल 2 ऑन हीटिंग विल गिव 2 CuO प्लस O2 प्लस 4NO2। ओके, सो नाउ कम टू द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो बेस का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है देख लो। पहला, टेस्ट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेसिस हैव अ बिटर टेस्ट। ओके, तो बेसिस का टेस्ट बिटर होता है, माने कड़वा होता है। टच, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेसिस आर सोपी टू टच, दैट इज दे प्रोड्यूस स्लिपरी सेंसेशन व्हेन फेल्ट बिटवीन द फिंगर टिप्स। ओके, तो बेसिस क्या होते हैं, जनरली सोपी होते हैं, मतलब वो हाथों से स्लिप कर जाते हैं, वो सोपी टाइप का फील करते हैं आप उसको टच करोगे तो। ठीक है, फिर एक्शन ऑन स्किन, कॉस्टिक एल्कलीज लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कोरोसिव because they react with oils and fats in the skin. Okay, so alkalis like sodium hydroxide and potassium hydroxide are corrosive because they react with oils and fats in the skin. Okay, तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप अपने स्किन के साथ टच करवाओगे तो वो उसको बर्न भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो आपके स्किन का ऑयल होता है या तो फैट होता है उसके साथ बहुत ही रिएक्टिव होता है। ओके, नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, मिथाइल ऑरेंज टर्न्स टू येलो, फेनोप्थेलिन turns from colorless to pink, turmeric paper turns from yellow to brown, universal indicator turns blue in a weak base and violet in a strong base. Okay, तो ये आपको पूरा ये बॉक्स लर्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, alkalis are good conductors of electricity and are decomposed with electricity is passed through them. Okay, so alkalis हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं और जब उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, एक्शन विद एसिड्स, सो व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विद एसिड विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल देख लो, NaOH इट इज बेस प्लस एसिड हमारा होगा HCl विल गिव NaCl सॉल्ट प्लस H2O वाटर। ओके, देन एक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड और एयर, सो जब एक एल्कली कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो क्या गिव करेगा, मेटल कार्बन गिव करेगा, वाटर गिव करेगा। एग्जांपल देख लो, NaOH हमारा एल्कली है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इट विल गिव Na2CO3 दैट इज मेटल कार्बोनेट प्लस वाटर H2O। ओके, नेक्स्ट, एक्शन विद अमोनियम सॉल्ट्स, सो एल्कली जब अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, गिव सॉल्ट गिव करेगा प्लस वाटर गिव करेगा प्लस एमोनिया गिव करेगा। ओके, तो ये हमारा एक डिस्टिंग्विश भी हो सकता है जब आपसे पूछा जाए कि डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल सॉल्ट एंड एन एमोनियम सॉल्ट। ओके, तो कोई भी एमोनियम सॉल्ट होगा वो हमारा क्या गिव करता है, एमोनिया गिव करता है, तो ये आप डिस्टिंग्विश के लिए आप यूज़ कर सकते हो इस को। ओके, सो एग्जांपल देख लो, NaOH हमारा एल्कली है प्लस एमोनियम सॉल्ट हमारा H4Cl, ऑन हीटिंग इट विल गिव सॉल्ट दैट इज NaCl प्लस वाटर दैट इज H2O प्लस एमोनिया दैट इज NH3। Okay, so next come to action with soluble salts or metals. So when a salt reacts with alkali, it will give insoluble metal hydroxide plus salt. Okay, तो एक्शन आप एक एग्जांपल ले लो, सॉल्ट का FeCl3 प्लस alkali 3NaOH, it will give an insoluble metal hydroxide that is FeOH whole 3 प्लस 3NaCl। ओके, तो यहाँ पे जो FeOH whole 3 फॉर्म हुआ ये क्या है, हमारा रेडियस नॉन प्रेसिपिटेट है। ओके, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे कलर्स के बारे में। ठीक है, तो इसको ये सब आप लर्न कर लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ टर्म दिया है, एम्फेट्रिक कंपाउंड्स विच डिजॉल्व इन एसिड्स एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड नोन एज एम्फेट्रिक कंपाउंड्स। ओके, तो एम्फेट्रिक कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं, जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, दोज कंपाउंड्स आर नोन एज आर एम्फेट्रिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल में हमारा जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, लेड हो गया। ओके, ये तीन हमारे क्या है, एम्फेट्रिक कंपाउंड्स है। नेक्स्ट देख लो, एक्शन ऑफ हीट, so when an insoluble metal hydroxide is heated it will give metal oxide plus steam। ठीक है, तो एग्जांपल ले लो, एक तो CuOH whole 2, ये हमारा एक insoluble metal hydroxide का हीट करोगे तो क्या गिव करेगा, CuO गिव करेगा दैट इज मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर गिव करेगा दैट इज H2O। ठीक है, नेक्स्ट, एक्शन विद मेटल्स एंड मेटल ऑक्साइड्स। ओके, एल्कलीज रिएक्ट विद मेटल्स एंड मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट। ठीक है, तो जब एक एल्कली मेटल या मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या गिव करेगा, सॉल्ट गिव करेगा। एग्जांपल देख लो, Zn प्लस NaOH इट विल गिव Na2 ZnO2 दैट इज सोडियम जिंकेट प्लस H2। ओके, देन व्हेन ZnO प्लस NaOH इट विल रिएक्ट इट विल गिव Na2 ZnO2 दैट इज सोडियम जिंकेट प्लस H2O। ठीक है, तो ये था आपका प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ बेस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर ओनली इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करेगा टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, सो नेक्स्ट कम टू heat of neutralization. The amount of heat liberated when 1 mole of H plus or H3O plus ions combine with 1 mole of OH minus ions to form 1 mole of water is known as heat of neutralization। ठीक है, तो जब एक मोल ऑफ H plus that is
acid will react with 1 mole of OH minus, that is base, to form 1 mole of water is known as heat of neutralization. ओके, तो उस समय जब एक मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन के साथ, उस समय जब जितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा वो हमारा क्या होगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा. ओके, नेक्स्ट, heat of neutralization of all strong acids with strong base is 57.1 kilojoule. That is 57.1 kilojoule of heat energy is liberated when 1 mole of H plus ions combine with 1 mole of OH minus ion to form 1 mole of water. Okay, तो जब एक हाइड्रोजन आयन कंबाइन करेगा एक हाइड्रोक्सिल आयन के साथ, तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है उसको हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं. वो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी है, 57.1 किलो जूल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन. ओके, तो यहाँ पे देख लो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. ओके, तो कुछ एप्लीकेशन न्यूट्रलाइजेशन उसको आप देख लो. ठीक है, पहला, नंबर 1, द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टोमक हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड. हाउएवर excess acid causes indigestion which can be painful. To neutralize the effects of acid indigestion we use antacids such as milk of magnesia or cold milk which is alkaline. ठीक है, तो जो हमारे आपने पढ़ा होगा, बचपन से ही पढ़ा होगा कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है. ठीक है, वो क्या हेल्प करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. तो जब वो एक्सेस अमाउंट प्रेजेंट हो जाता है हमारे स्टोमक में, तो उसको वो क्या कॉज करता है, इंडाइजेशन कॉज करता है. तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम या तो कोल्ड मिल्क पीते या तो जो इनो वगैरह आता है उसको पीते ताकि वो न्यूट्रलाइज हो सके. ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का. नेक्स्ट, द स्टिंग ऑफ बीस एंड एंड्स विच कंटेन फॉर्मिक एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग सोप विच कंटेन्स द अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो जब आपको कभी बी काट ले या एंड काट ले, तो वो उसमें क्या होता है, उनके स्टिंग जब वो करते हैं तो उसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है. तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सोप को रब करते हैं उस जगह पे. तो जब उस जगह पर सोप को रब करेंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो वो वापस नॉर्मल हो जाएगा. ठीक है, और सोप क्या कंटेन करता है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन करता है जो क्या है, बेस. नेक्स्ट, द स्टिंग ऑफ वास्प कंटेन एन एल्कली विच कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग विद विनेगर एसिटिक एसिड. ठीक है, तो जब आपको वास्प कभी बाइट करेगा तो आपको क्या करना है, विनेगर उस जगह पर रब करना. ठीक है, क्योंकि वास्प में क्या कंटेन करता है, वो एक एल्कली कंटेन करता है जिसको हम एसिड से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. विनेगर में एसिड होता है, एसिटिक एसिड, विच इज़ नॉट हार्मफुल फॉर अस. ओके, सो व्हेन यू रब दैट पोर्शन विद एसिटिक एसिड इट विल न्यूट्रलाइज. Next, on boiling hard water, calcium carbonate gets deposited in kettles. This lime scale can be removed by neutralization with an acid that is strong enough to neutralize calcium carbonate but not strong enough to damage the metal. Thus, vinegar, that is acetic acid or formic acid, can be used to descale kettles. Okay, तो जब आप पानी गर्म करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आता है ना, जिसे आप कप वाटर हीटर बोलते हैं, वो कभी कभी जब by time it becomes something reddish brown color, to neutralize that we use vinegar or formic acid so it comes back to its normal color. Okay, तो वो भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट, बैक्टीरिया इन योर माउथ ब्रेक डाउन द शुगर इन द फूड टू फॉर्म एसिड्स, फॉर एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड. एसिड दस फॉर्म अटैक द टूथ इनामल leading to tooth decay. To help take away this acidity, many toothpaste contain substances to neutralize the acid. ठीक है, तो आप डेली सुबह या शाम को सोने से पहले ब्रश क्यों करते हो, क्योंकि जब आप फूड जो भी खाना खाते हो तो आपके माउथ में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन करके लैक्टिक एसिड के रूप में कन्वर्ट कर देता है. सो जब आप ब्रश करोगे तो जो पेस्ट आप यूज़ करते हो उसमें क्या होता है, बेस प्रेजेंट होता है जो कि उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है. ठीक है, जिससे आपका टूथ या दांत खराब होने से बच जाता है. नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेसशिप्स यूज लिथियम हाइड्रोक्साइड टू न्यूट्रलाइज द एक्सल्ड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेसशिप में होते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं. क्यों, टू न्यूट्रलाइज द एक्सल्ड कार्बन डाइऑक्साइड विच कैन बी फैटल टू देम इफ दे डू नॉट यूज दैट. ओके, नेक्स्ट, फार्मर्स न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द सॉइल बाय लाइमिंग. ओके, सो फार्मर्स भी इसका यूज़ करते हैं सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ लाइमिंग. Okay, next we will come to some important uses of acids and bases. So acids, कार्बोनिक एसिड हमारा कहाँ यूज़ होता है, सॉफ्टनेस में यूज़ होता है. ओके, बोरिक एसिड इट इज़ यूज्ड एज एन आई वॉश और प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट इज़ प्रेजेंट इन आवर स्टोमक फॉर डाइजेशन और क्लीनिंग मेटल सर्फेसेस. नाइट्रिक एसिड इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर और एक्सप्लोजिव्स. ओके, सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरीज और इट मेकिंग फर्टिलाइजर्स, पेंट्स एंड डिटर्जेंट्स. फॉस्फोरिक एसिड
It is used in making fertilizers and anti-rust paints. Formic acid it is used as a cattle descaler. Acetic acid in food preservation and food flavoring. Benzoic acid food preservation. Oxalic acid ink stain remover. Tartaric acid in baking powder. Citric acid food preservation. ओके सो ये एसिड्स का यूज़ हो गया. और बेसिस में आ जाओ. सोडियम हाइड्रोक्साइड in making soap and paper. Okay, calcium hydroxide to neutralize soil acidity. Okay, ammonium solution in cleaning of cloths, in making fertilizer, softening hard water. Calcium oxide in neutralizing soil acid, making cement and concrete. Bleaching powder. Magnesium oxide in anti-acid indigestion tablets. Aluminum hydroxide foaming agent in fire extinguishers. Potassium hydroxide in alkaline batteries. Okay, next come to the measurement of acidity and alkalinity. So हमारा एसिडिटी और एल्कलिनिटी कैसे मेजर किया जाता है? पीएच स्केल से. पीएच क्या है हमारा? पीएच का फॉर्म हो सकता है पोटेंशियल हाइड्रोजन और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन. ओके सो ये पीएच स्केल से हमारा एसिडिटी और एल्कलिनिटी मेजर होता है. ठीक है, तो ये क्या है देख लो. ईच वाटर मॉलिक्यूल that does dissociate produces one hydrogen ion and one hydroxyl ion. Therefore, in pure water the number of H plus and OH minus ions must be equal at 25 degrees Celsius. So H plus is equal to OH minus is equal to 10 to the minus 7 mole per liter. Thus the product of the ionic concentration is H plus into OH minus 10 to the minus 7 10 to the minus 7, which is equal to 10 to the minus 14. So Kw is equal to 10 to the minus 14 at 25 degrees Celsius. So Kw is the ionic product of water. So हमारा ionic product क्या है? That is it is equal to the product of H plus and OH minus ions are present in water. So H plus और OH minus ion का जो product होगा वो हमारा क्या है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, विच इज़ इक्वल टू 10 to the minus 14 at 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. सो इन 1999 डैनिश बायोकेमिस्ट एस सोरेनसन इंट्रोड्यूस अ टर्म pH फॉर एक्सप्रेसिंग द H प्लस ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन बाय अ सिंपल नंबर. ठीक है, तो ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? साइंटिस्ट और डैनिश साइंटिस्ट एस सोरेनसन. सो pH क्या है देख लो. pH of a solution is a number by which negative power of 10 has to be raised in order to express the hydrogen ion concentration of solution. Alternatively, pH is defined as a negative logarithm to the base 10 of the hydrogen ion concentration expression moles per liter. So दोनों डेफिनेशन आपको मैथमेटिकली दिया हुआ है. ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला देख लो पहले. pH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 होल इंटू H प्लस और H प्लस इज इक्वल 10 टू द माइनस pH. तो इसमें आपको जो फॉर्मूला ईजी लगे आप वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, उसके लिए कुछ नहीं है. ठीक है, तो उसी के बेसिस पे डेफिनेशन आया है. सो अगर आप फॉर्मूला लर्न कर लोगे तो डेफिनेशन आप इजीली लिख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. इन न्यूट्रल वाटर H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस इज इक्वल टू माइनस मोल पर लीटर. सो इन एसिडिक सॉल्यूशन और देख लो ये सब जरूरत नहीं, छोड़ो इसको छोड़ दो. बस अब न्यूट्रल वाटर को याद रखो कि न्यूट्रल वाटर में आपका H प्लस और OH माइनस इक्वल रहेगा, तो आप डेट विल बी इक्वल टू 10 माइनस मोल पर लीटर. ठीक है, फिर फॉर एसिडिक सॉल्यूशंस योर pH will be less than 7 and for a basic solution your pH will be greater than 7 and for water 25 degrees your pH will be equal to 7. So next come to the rules for the pH scale. पहला रूल क्या है? Acids have a pH less than 7. The more acidic a solution, the lower the pH. Neutral substance such as pure water have a pH of 7. Alkalis have a pH greater than 7. फिर the more alkaline solution, the higher the pH. ठीक है, तो जैसे एक सॉल्यूशन अल्कलीन होता जाएगा उसका pH बढ़ते जाएगा, और जैसे एक सॉल्यूशन एसिडिक होता जाएगा उसका pH घटते जाएगा. ठीक है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH क्या रहेगा? 7 रहेगा. ठीक है, फिर pH को डिटरमाइन कैसे करोगे देख लो. पहला नंबर 1 one of the methods involves the use of litmus paper. Common acid base indicators such as phenolphthalein, methyl orange and universal indicator. Okay, so there are 3 ways: by using universal indicator, by using wide range pH papers, and the most accurate method involves the use of pH meter, which uses an electrode to measure pH electrically. Okay, so इसका डेफिनेशन को याद रखने की जरूरत नहीं, बस 3 मेथड याद कर लो. पहला यूनिवर्सल इंडिकेटर, सेकंड वाइड रेंज पीएच पेपर एंड थर्ड द मोस्ट इफेक्टिव इज आर पीएच मीटर. ये 3 मेथड से हमारा पीएच डिटरमाइन किया जाता है. ओके, नेक्स्ट टू कम टू द pH वैल्यूज ऑफ सम कॉमन सॉल्यूशंस. दैट इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH क्या है? 1 है. लेमन जूस का pH क्या है? 2.5 है. विनेगर का pH क्या है? 3.0 है. ब्लैक कॉफ़ी का pH क्या है? 5.0 है. ह्यूमन यूरिन का pH क्या है? 4.8 से लेकर 8.54 तक है. मिल्क का pH क्या है? 6.5 है. ब्लड का pH क्या है? 7.4 है. टूथपेस्ट का pH क्या है? 9.0 है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH क्या है? 10.5 है. हाउस होल्ड अमोनिया का pH क्या है? 12.0 है. ऑरेंज जूस का pH क्या है? अप्रॉक्स 4.1 है.
गैस्ट्रिक जूसेस इन स्टोमक का पीएच क्या है, अप्रॉक्स 1.2 है। सॉफ्ट ड्रिंक्स का पीएच क्या है, 2.4 से लेकर 4.0 तक है। टोमेटो जूस का पीएच क्या है, अप्रॉक्स 4.1 है। एसिड रेन का पीएच क्या है, 5.6 है। रेन वाटर का पीएच क्या है, 6.5 है। प्योर वाटर का पीएच क्या है, 7 है। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन का पीएच है 8.5, बोरेक्स सॉल्यूशन का पीएच है 9.2, लाइम वाटर का पीएच 11.0, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच है 13.00 एंड बियर का पीएच है अप्रॉक्स 4.5. सो you should learn this all pH values of certain substances. Okay, next you come to the importance of pH. So pH हमारा कहाँ importance देता है, पहला एग्रीकल्चर में, दूसरा फूड प्रिजर्वेशन, थर्ड मेडिसिन, फोर्थ एनालिसिस, फिफ्थ इन डाइजेशन, सिक्स प्रिवेंशन ऑफ टूथ डिकेज. ठीक है, तो आपको ये पूरा डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, इसे आप लर्न कर लो कि पीएच हमारा कहाँ यूज़ होता है. पहला एग्रीकल्चर में, दूसरा फूड प्रिजर्वेशन में, तीसरा मेडिसिन में, फोर्थ एनालिसिस में, फिफ्थ डाइजेशन में, सिक्स टूथ डिके को प्रिवेंट करने के लिए. ये 6 जगह हमारा पीएच का यूज़ होता है. तो आपको बस ये 6 लर्न करना है, बाकी उसका ज़्यादा डेफिनेशन डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट कम टू द प्रेफर्ड सॉइल पीएच फॉर डिफरेंट वेजिटेबल. ओके, तो किस वेजिटेबल के लिए क्या पीएच जरूरी है वो थोड़ा देख लो. पोटैटोस के लिए रेंज क्या है, 4.5 से 6.0. कैरेट और स्वीट पोटैटो की रेंज क्या है, 5.5 से 6.5. कॉलीफ्लावर, टोमेटो या गार्लिक का रेंज क्या है, 5.5 से 7.5. कैबेज और ओनियन का रेंज क्या है, 6 to 7.5. ठीक है, तो ये आप लर्न कर सकते हो, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर आप चाहो तो देख लेना एक बार. नेक्स्ट come to the comparison of acid base indicator and the universal indicator. So acid base indicator, common acid base indicators such as litmus, methyl orange and phenolphthalein are single compounds. The change in their color is abrupt at a particular pH. Next, universal indicator. Universal indicator is a mixture of dyes that give definite color changes over a wide range of pH. Next, acid base indicator. This can distinguish between acidic and basic solution but cannot determine the strength of the solution. Okay, then next, universal indicator. It can distinguish between acidic and basic solution and at the same time it can also indicate the strength of the solution. फिर acid base indicator, they do not help to distinguish between solution of different pH values. Universal indicator, they can be used to distinguish between the solution of different pH values. Solution containing a drop of the universal indicator is matched against a standard color chart to find the pH. Okay, सो ये 3 डिफरेंसेस आप लर्न कर सकते हो, बट यूजुअली आपके एग्जाम्स में नहीं आते, बट फिर भी आप चाहो तो लर्न कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट विल गो टू सॉल्ट्स. सो सॉल्ट्स का डेफिनेशन देख लो. अ सॉल्ट इज़ अ कंपाउंड मेड फ्रॉम एन एसिड बाय द पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन आयन H+ ऑफ द एसिड बाय अ मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन और रेडिकल. ओके, सो सॉल्ट क्या है, वो इट इज़ अ कंपाउंड. ठीक है, वो एसिड के पार्शियल या कंप्लीट रिप्लेसमेंट, एसिड में जो हाइड्रोजन आयन फॉर्म होता है उसके पार्शियल या कंप्लीट रिप्लेसमेंट बाद जो फॉर्म होता है कंपाउंड, वो उसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोला जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आप इसको छोड़ के आप ये आयनिक डिफरेंशिएशन भी लर्न कर सकते हो. आयनिक आपको ज़्यादा इजी लगेगा. ठीक है, अ सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड विच when dissolved in water or in fused state yields a positive ion other than hydrogen ion and a negative ion other than hydroxyl ion. ओके, सो एक सॉल्ट क्या है, जब उसको आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो एक पॉजिटिव आयन देगा अदर देन हाइड्रोजन आयन एंड अ नेगेटिव आयन अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन. ओके, तो एक सिंपल डेफिनेशन आप इसको लर्न कर सकते हो. नेक्स्ट विल कम टू क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स. ओके, पहला नॉर्मल सॉल्ट्स. नॉर्मल सॉल्ट क्या है, सॉल्ट्स which do not contain any ionizable or replaceable hydrogen atom in their molecules are known as normal salts. ठीक है, तो नॉर्मल सॉल्ट किसको बोलेंगे, जिसमें कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ना हो, उस सॉल्ट का नॉर्मल सॉल्ट बोलेंगे. एग्जांपल देख लो, NaCl, KNO3, BaCl2, PbNO3(2), COSO4 etc. These are formed by the complete replacement of hydrogen ions of an acid molecule by basic radicals. Okay, so ये फॉर्म कैसे होंगे, जब हाइड्रोजन आयन कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाए एसिड का बाय सम बेसिक रेडिकल. ओके, फिर नॉर्मल सॉल्ट डू नॉट एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड इन सॉल्यूशन. ओके, तो नॉर्मल सॉल्ट क्या करेंगे, एसिड का प्रॉपर्टी कभी भी एग्जिबिट नहीं करेगा. नेक्स्ट कम टू एसिड सॉल्ट्स. सॉल्ट्स कंटेनिंग रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन इन द मॉलिक्यूल्स आर नोन एज एसिड सॉल्ट. ठीक है, तो सॉल्ट जिनमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं एसिड सॉल्ट. ओके, फिर दिस आर फाउंड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन बाय एन एसिड मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड मॉलिक्यूल बाय बेसिक रेडिकल. ओके, सो इसमें कैसे फॉर्म होगा, जब एसिड का रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन पार्शियली रिप्लेस होगा
by basic radical, then this kind of salt is formed. Example NaHSO4, KHSO3, NaSCO3, NaH2, PO4, Na2H, PO4, etc. etc. ठीक है. Number third point, acid salts ionize in aqueous solution yielding H3O plus ion H plus ion. Hence aqueous solution of acid salts exhibit all the properties of an acid. Okay. So एसिड सॉल्ट जब भी आयनाइज करेगा एक्वा सॉल्यूशन तो क्या यील्ड करेगा, हाइड्रोजन आयन यील्ड करेगा या तो हाइड्रोजन आयन निकलेगा. देयरफॉर ये सॉल्ट्स हमेशा आपका एसिड का प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेंगे. नेक्स्ट कुछ नोट यहाँ पे देख लो. HNO3, HCl and CH3COOH do not form any acidic salt since they contain only one replaceable hydrogen ion. ओके. सो हमारा नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपका एसिटिक एसिड क्या करेंगे, कभी एसिडिक सॉल्ट नहीं बन पाएंगे. क्यों? उनमें सिर्फ एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है. ठीक है. नेक्स्ट कम टू द हेल्थ सॉल्ट्स. दिस आर द मिक्सचर ऑफ ड्राई सिट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ऑन एडिंग वाटर एसिड रिएक्ट्स विद NaCO3 to liberate CO2 which forms an effervescent drink and relieves gas pressure in the stomach. ओके. सो हेल्थ सॉल्ट हमारा क्या होता है, ये मिक्सचर है हमारा किसका, ड्राई सिट्रिक एसिड का और टार्टरिक एसिड का एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मिक्सचर है. ठीक है. जब ये रिएक्ट करेगा, जब इसमें वाटर ऐड करेंगे हम, तो जब वो रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या लिबरेट करेगा, हमारा CO2 गैस लिबरेट करेगा, जो कि हमारे स्टमक में कुछ गैस का प्रेशर बनाएगा, जिसके कारण इट रिलीज आ गैस प्रेशर फ्रॉम द स्टमक. सिंपली एग्जांपल आप ले सकते हो ब्लैक सॉल्ट, ये एक एग्जांपल है हेल्थ सॉल्ट का. नेक्स्ट कम टू द बेसिक सॉल्ट्स. salts which are formed by the incomplete neutralization of polyacid bases are known as basic salts. ठीक है. तो वो सॉल्ट जिनमें एक ना एक बेस का कुछ पार्ट मौजूद हो, वो हमारा क्या होंगे, बेसिक सॉल्ट्स होते हैं. एग्जांपल ले लो MgOH2 प्लस HCl MgOHCl प्लस H2O. ठीक है. नेक्स्ट कम टू द मोनो एसिड बेसिस डू नॉट फॉर्म बेसिक सॉल्ट्स. ठीक है. तो ये मोनो एसिड बेस हमारे क्या करेंगे, बेसिक सॉल्ट्स नहीं बनेंगे. दिस सॉल्ट्स स्टिल कंटेन वन और मोर हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप्स. ओके. दिस सॉल्ट्स वन न्यूट्रलाइजेशन विद एसिड्स यील्ड नॉर्मल सॉल्ट्स. ठीक है. तो ये इनमें हमेशा एक ना एक हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप रहेगा. सो जब इनको हम रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ तो ये क्या बन जाएंगे, वापस नॉर्मल सॉल्ट्स बन जाएंगे. ओके. नेक्स्ट कम टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स. नंबर 1, ऑल सोडियम पोटेशियम एंड अमोनियम सॉल्ट्स है वाटर सॉल्युबल. ठीक है. तो सब सोडियम पोटेशियम अमोनियम सॉल्ट हमारे क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं. नेक्स्ट ऑल नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स है वाटर सॉल्युबल. KCO3 एंड NaCO3 स्पेरिंगली सॉल्युबल. ठीक है. तो सारे नाइट्रेट्स और बाइकार्बोनेट्स हमारे वाटर में सॉल्युबल है. सिर्फ पोटेशियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल. स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब क्या होता है, दे आर लिटिल पार्शियली सॉल्युबल. ओके. नॉट फुली सॉल्युबल, दे आर पार्शियली सॉल्युबल. नेक्स्ट हमारा है ऑल क्लोराइड्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्शन मर्कुलस क्लोराइड, लेड क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड इज सॉल्युबल इन एंड सिल्वर क्लोराइड. ओके. फिर PbCl2 इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर बट इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर. ओके. सो हमारे सारे क्लोराइड्स क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं. एक्सेप्शन क्या है हमारा, मर्कुलस क्लोराइड, लेड क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड, दे आर इनसॉल्युबल. और जो हमारा लेड क्लोराइड है वो क्या है, हॉट वाटर में सॉल्युबल है बट कोल्ड वाटर में वो इनसॉल्युबल है. ठीक है. फिर नंबर 4 देख रहे हो, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर. ओके. एक्सेप्शन लेड सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, सिल्वर सल्फेट. ठीक है. तो हमारा क्या है 4th पॉइंट, ऑल द सल्फेट्स आर वाटर सॉल्युबल. सारा सल्फेट वाटर में सॉल्युबल होते हैं. एक्सेप्शन सिर्फ लेड सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और सिल्वर सल्फेट. जो भी एक्सेप्शन आपको बताया जा रहा है वो सब आपको लर्न करने हैं. और ये सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए. तो ये आपको पूरा लर्न करना पड़ेगा विद द एक्सेप्शन केसेस, बिकॉज एक्सेप्शंस आर मोस्टली इंपॉर्टेंट देन द natural which what is given. Exception is the most important. Next 5th point, all carbonates, hydroxide and phosphorus are insoluble. Exception carbonates, hydroxide and phosphates of Na plus, K plus and NH4 plus are soluble. ठीक है. तो सारे कार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड्स और फॉस्फेट हमारा क्या है, इनसॉल्युबल. एक्सेप्शन में हमारा सोडियम पोटेशियम और एमोनियम, इन तीनों का कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड और फॉस्फेट सिर्फ सॉल्युबल होता है. नेक्स्ट ऑल ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स आर इनसॉल्युबल. एक्सेप्शन ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉल्युबल. ठीक है. तो हमारा सारा ऑक्साइड और सल्फाइड क्या है, इनसॉल्युबल है. सिर्फ ऑक्साइड और सल्फाइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम दे आर सॉल्युबल. ओके. नेक्स्ट सो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स खत्म. नेक्स्ट हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स है, जो कि आपके पोर्शन में नहीं है. ठीक है. ये कट कर दिया गया है आपके पोर्शन से, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड भी है.
ठीक है। तो ये अगर पोर्शन में नहीं है कट कर दिया गया है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 3 ख़त्म। तो आपको जो भी पढ़ाया, जो रिमेनिंग है, ये सब आपको अच्छे से लर्न करना। और जो बैलेंसिंग इक्वेशन है सब आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से बैलेंसिंग द इक्वेशंस आते हैं, श्योरली आएंगे। कम से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से बैलेंसिंग का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे आपका, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 4 एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।